सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 5 गलता लोहा कहानी का शेष अंश का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व में आपने इस कहानी के अंतर्गत पढ़ा था कि मोहन और उसका मित्र अपने अध्यापक के बारे में बातें करते हैं और मोहन अपने मित्र धनराम के पास से जो उसका लोहे का हंसुआ था उस पर वह धार लगवाने जाता है और इसी दौरान उनमें आपस में बातचीत होती है। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम कहानी का अध्ययन करते हैं। जब मोहन से धनराम ने कहा कि बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, वह किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं उसी समय इस पर धार लगाकर भेज देता, तब मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उससे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। हंसुए को हाथ में लेकर वह वहीं बैठा रहा और उससे स्पष्ट हो रहा था कि शायद उससे वापस घर जाने की कोई जल्दी न थी। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। सामान्य रूप से देखा जाए तो जो ब्राह्मण टोले के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग समूह के जो लोग हैं, वे शिल्पकार जो टोला है उसके मध्य ज़्यादा उठना बैठना नहीं करते थे। शिल्पकार मतलब जो कारीगरी का काम करते हैं, उनके पास ज़्यादा उठना बैठना नहीं करते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती। यानी ब्राह्मण ऊंची जाति के लोग थे, इस कारण से किसी कामकाज के सिलसिले में यदि उन्हें शिल्पकार के टोलों में आना पड़ता हो तो वह खड़े खड़े ही अपना कार्य निपटा लेते थे या बातचीत करके काम पूरा कर लेते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। जो ब्राह्मण टोले के लोग हैं, उन्हें शिल्पकार टोलों के द्वारा बैठने के लिए कहना भी उनकी मान मर्यादा के सम्मान के खिलाफ समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। यानी पिछले कुछ सालों से मोहन शहर में जाकर रह रहा था, लेकिन ये गांव की जो मान्यताएं थी, गांव की जो प्रथाएं थी, उससे वह अपरिचित हो, उससे वह अज्ञान हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार में असमंजस में पड़ा था। धनराम मन ही मन सोच रहा था कि मोहन का इस तरह का व्यवहार क्यों हो गया। वह असमंजस में था, वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा और अपने कार्य को वह पूर्ण करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। धनराम लोहार का कार्य करता है और वे लोहे की एक मोटी जो छड़ थी उसे भट्टी में गलाकर गोलाई में मोड़ने का प्रयत्न कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक गांठ में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था। यानी वह अपने औजारों को लेकर और एक हाथ में संडसी लेकर, एक हाथ में हथौड़ा लेकर जो निहाई है, निहाई लोहे का वह टुकड़ा जिस पर दूसरे लोहे को रखकर पीटा जाता है, उसको आकार दिया जाता है, तो उसके घाट पर, उसके सिरे पर, किनारे पर सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया है। दूसरा औजार लेकर उसने लोहे को स्थिर कर लिया, अपने हाथ से उसे पकड़ लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। जब उसने देखा कि धनराम से ये कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, तब उसने अपने संकोच को त्याग कर दूसरी ओर से लोहे का जो भाग है उसे पकड़कर औजार से और उसके धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर अपनी जो नपी तुली जो मुद्रा है उससे उस लोहे के ऊपर चोट मारे। फिर अभ्यस्त हाथों से, यानी अभ्यस्त कुशल या जो निपुण होते हैं हाथ, उससे धोकनी, यानी धोकनी आग में हवा देने का जो माध्यम है, यंत्र है, उसमें फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते और सुगड़ एक सुंदर गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला।
मोहन ने यह हस्तक्षेप दिया था, मोहन ने जो बीच में दखल अंदाजी दी थी, वो इतनी फुर्ती और इतना आकस्मिक ढंग से अचानक से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रह गया, वह आश्चर्यचकित होकर मोहन की ओर देखता रह गया। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। यानी मोहन ने जो कार्य किया, मोहन ने जो कारीगरी का कार्य किया, तो वह उस कारीगरी के काम पर धनराम को इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना आश्चर्य हुआ कि एक पुरोहित खानदान के, एक ब्राह्मण खानदान के एक युवक का उस तरह से उसके काम में दखल अंदाजी देना, उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। उसकी भट्टी पर बैठकर उसने इस लोहे के काम में हाथ डाला था, उस पर उसे आश्चर्य हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, यानी वह शंकायुक्त दृष्टि से इधर उधर आसपास देखने लगा कि कोई इस दृश्य को देख तो नहीं रहा है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। धनराम के मन में संकोच था, उसमें असमंजस के भाव थे, वह समझ नहीं पा रहा था। उसके सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि एक उच्च वर्ग का, ऊंची जाति का जो युवक है वह उसके कार्य में हाथ पटा रहा है, उसके कार्य पर, उसकी जगह पर बैठा है। तो उस स्थिति से उदासीन मतलब अनमना या रुचि न लेने वाला मोहन संतुष्ट भाव से, यानी मोहन को आत्मसंतुष्टि हो रही थी, आत्मसंतुष्टि के भाव से उसने अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांचा था। मोहन ने जो लोहे का छल्ला बनाया था उसकी त्रुटिहीन मतलब बिना कोई कमी की जो गोलाई थी उसे वो जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसने धनराम की ओर देखा और वह दिखाना चाह रहा था कि इसने जो कारीगरी या जो उसने लोहे को आकार दिया है उसे वह पसंद आया नहीं, तो उसकी स्वीकृति पाने की मुद्रा में उसने देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, उसकी आंखों में एक रचनाकार की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव, और उसमें न तो कोई स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत की इसमें भावनाएं थी। तो यहाँ बताया गया है कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर मोहन धनराम के कार्य में हाथ पटाता है। जहाँ उच्च वर्ग के या ब्राह्मण वर्ग के जो लोग होते हैं वह उस क्षेत्र में जो इस तरह के कार्य करते हैं उस क्षेत्र में जाना भी पसंद नहीं करते हैं। जाते हैं तो खड़े खड़े ही अपना कार्य, शिल्पकार टोले में जाकर खड़े खड़े ही अपना कार्य निपटा लेते हैं। वहाँ मोहन उसके कार्य करने के स्थल पर बैठकर कार्य करता है। यह एक बहुत ही परिवर्तन के भाव को दिखाया गया कि समाज अब जाति प्रथा से ऊपर उठ चुका है। विद्यार्थियों, अब इस कहानी के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। आपको इस कहानी से प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 का सेकंड जो दूसरा भाग है वह करना है और अतिरिक्त प्रश्न करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न 2 समझ लेते हैं। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कहानी में कि धनराम और मोहन बचपन से एक ही विद्यालय में साथ पढ़ते थे। इस कारण से धनराम बचपन से ही मोहन के प्रति प्यार के भाव रखता था, उसके प्रति आदर के भाव भी रखता था क्योंकि वह बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था। साथ ही उन दोनों में जातिगत अंतर तो था, यानी एक तो ऊंची जाति का था, एक नीची छोटी जाति का था, लेकिन मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, वह कक्षा का मॉनिटर था। कई बार वह कक्षा में गाने में भी गाता था, शिक्षक उससे गाना गवाते थे और शिक्षक के कहने पर कई बार मोहन ने धनराम को अपने बेत से पीटा भी था। फिर भी ये सब बातें वह जानता था और उसके शिक्षक बार बार कहते थे कि बड़ा होकर ये विद्यालय का, शिक्षक का, परिवार का नाम रोशन करेगा। इस कारण से धनराम कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को, आपने अब कहानी के अंत में पढ़ा ही है कि धनराम को मोहन द्वारा जो हथौड़ा चलाने का, लोहे की छड़ को आकार देने का की बात पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पुरोहित वर्ग का जो लड़का है वह इस तरह से कोई कार्य कर सकता है। जो पुरोहित यानी जो ब्राह्मण जाति का लड़का है वह लोहारगिरी का, लोहार का कार्य कर सकता है, उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लोहार जो निम्न या छोटी जाति मानी जाती है उनके कार्य को बहुत कुशलता से उस पुरोहित वर्ग के व्यक्ति ने, लड़के ने करके दिखाया।
और उसे एक अपने धंधे के रूप में, एक काम के रूप में उसे स्वीकार करके ये भाव व्यक्त किए। इस कारण से धनराम को मोहन पर आश्चर्य हुआ। मोहन के लखनऊ आने की बात के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों बताया है। विद्यार्थियों, पहले मोहन गांव में पढ़ता था और गांव में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए विद्या अर्जन कर रहा था। लेकिन आगे की शिक्षा के लिए जब वह लखनऊ आया तो लखनऊ आने के बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसके जीवन में रमेश के सहयोग से एक नया परिवर्तन आया था। उसने फिर से लखनऊ में पढ़ाई भी शुरू की और 8वीं तक की उसने शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके पश्चात उसे जो टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा है, वह प्रदान करने का मौका भी दिया गया। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ उसे घरेलू कामों में भी व्यस्त रखा जाता था। इस कारण से वह अपना पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया। उसके साथ नौकरों का जैसा व्यवहार हो रहा था, इस कारण से लेखक ने कहा कि यह सब उसके जीवन का एक नया अध्याय था। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों। कहानी में आपने पढ़ा था कि मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम से कहते हैं कि भाई तेरे का पहाड़ा याद करके आना और पहाड़ा सुनाना। और जब पहाड़ा वह याद नहीं कर पाया तब मास्टर ने कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो इस व्यंग्य वचनों को जबान के चाबुक लेखक ने कहा है। और मास्टर जी ने इस तरह के व्यंग्य, इस तरह के कमेंट्स करके धनराम का जो पढ़ने की इच्छा थी, उसका जो मानसिक बल था, उसे गिरा दिया। उसकी सोच को परिवर्तित कर दिया कि भाई तू तो लोहार है, तू लोहे का काम ही कर सकता है, तेरे मन में, दिमाग में लोहा भरा है। तो इस तरह से उसकी जो पढ़ने की रुचि थी उसको भी उन्होंने परिवर्तित कर दिया। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा भाग। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है। कहानी में ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है, क्योंकि मोहन ने एक सर्जन की एक रचना की थी। किस प्रसंग में कहा गया है, अभी अपने अंत में पढ़ा ही था। जब वह धनराम भट्टी में गर्म करके लोहे की मोटी छड़ को मोड़ने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वह उसे मोड़ नहीं पा रहा था, तब उसके हाथ से उसकी जो औजार है उसे लेकर मोहन ने उसे कुशलता से गोल आकार प्रदान कर दिया और सफलतापूर्वक उसकी ओर देखने लगा। तो उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो ये कथन पात्र जो मोहन है, कहानी का पात्र, मुख्य पात्र मोहन है, उसके मन में जाति भेद न होने, परिश्रमी, लगन से काम करना, अपने मित्र का सहयोग करना और अपनी कार्यकुशलता को उजागर करना, इस तरह और के भाव को व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, वह भी आप समझ लीजिए। मोहन के संबंध में वंशीधर तिवारी और रमेश बाबू की सोच में क्या अंतर था। वंशीधर तिवारी तो मोहन के पिता थे और रमेश बाबू मोहन के गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, और जो कि गांव के व्यक्ति थे जो कुछ समय के लिए वापस गांव लौट कर आए थे। तब मोहन के पिताजी ने उनसे पूछा मोहन की शिक्षा के बारे में। तब उन्होंने कहा कि वे लखनऊ उसे ले जाएं। उनमें उनकी सोच यह थी कि रमेश के साथ मोहन जाकर अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना लेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, घर परिवार का नाम रोशन करेगा। इस कारण से उसके पिता, मोहन के पिता, उसे लखनऊ भेजना चाहते थे। दूसरी ओर जो रमेश था उसकी सोच कुछ परिवर्तित थी। रमेश भी सोचता था कि मोहन को साथ ले जाकर हमें मुफ्त का, बिना पैसे का घरेलू नौकर मिल जाएगा, इससे घर के काम काज करा लेंगे और खर्चे के स्वरूप में उसे खाना और स्कूल की फीस ही तो उठाने पड़ेगा, बाकी वो 24 घंटे का उनका घरेलू नौकर बनकर रह जाएगा। तो यह सोच उनकी थी। गलता लोहा कहानी के आधार पर मोहन के चरित्र की विशेषताएं बताइए। इस कहानी के आधार पर हम बता सकते हैं मोहन का चरित्र कि मोहन बहुत ही बुद्धिमान छात्र था। शिक्षक सभी छात्रों से जो सवाल करते थे, उस सवाल का जवाब जब किसी को नहीं आता था तो उस सभी सवालों का जवाब मोहन देता था। विद्या विद्यालय का वह मॉनिटर था और वह बहुत तीव्र बुद्धि का था।
उसके अलावा उस गायन कला का भी था, उस गायक था, बहुत अच्छा गाता था। शिक्षक उससे कई अवसरों पर गाना और स्कूल में जो भजन प्रार्थना थी वह गवाते थे। मोहन बहुत सहनशील था। रमेश जब उसको गांव में लेकर गया, उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया, तब भी उसने उसके प्रति जो गलत व्यवहार हो रहा था उसकी शिकायत कभी भी अपने पिता से नहीं की थी। और उसमें जातिगत भेदभाव की भावना से वह दूर था। यानी वह उच्च कुल का तो था, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का वह था, लेकिन जातिगत रूप से जो भेदभाव होता है इस तरह की उसके मन में भावनाएं नहीं थी। अपने लोहार मित्र की किस तरह से बैठकर उसने सहायता की थी, इस बात से स्पष्ट होता है। विद्यार्थियों, नोट है एक आपके लिए कि आपको आज जो मैंने पैराग्राफ जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया, सामान्य तौर से लेकर डॉट डॉट लगाकर काम करता रहा। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। इससे 3 प्रश्न स्वयं बनाने हैं और उन 3 प्रश्न का उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। गद्यांश को आपको नहीं लिखना। गद्यांश की पहली लाइन के 1-2 शब्द और आखिरी लाइन के 1-2 शब्द लिखकर आपको इस गद्यांश को पढ़कर स्वयं 3 प्रश्न की रचना करनी है और उसके उत्तर ढूंढकर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।